नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिद एजुकेशन पर। तो जहां अपन पढ़ रहे हैं लैब स्टूडेंट के लिए फिजिक्स। लास्ट लेक्चर तक अपन ने जो 2 प्रक्रम, समदाबी, चक्रीय वगैरह वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, आज पढ़ेंगे हीट इंजन। लेकिन हीट इंजन पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ बाकी रह गई थी। ठीक है, बहुत ईजी सी है, इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हीट इंजन। तो क्या ये टॉपिक ये बोल रहा है कि मुक्त प्रसार या स्वतंत्र प्रसार। ना तो समदाबी है ना ही समतापी है, कुछ ही नहीं है, मुक्त प्रसार है। कैसा है? मुक्त प्रसार। यदि किसी गैस को बिना उष्मा दिए, कोई उष्मा भी नहीं देंगे, इस प्रकार प्रसारित किया जाए कि विरोधी बल शून्य हो, यानी कि जब वो प्रसारित हो रही है तब उसका कोई विरोध करने वाला भी नहीं है। तो विरोध करने वाला भी नहीं है तो उसको कार्य भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि पिस्टन होता है, अपने पहले वाले केस में क्या था, पिस्टन था, तो पिस्टन उसका विरोध, उसको प्रसार होने से रोक रहा था। क्या हो रहा था? प्रसार करने से रोक रहा था, मतलब ठीक है, वो उसका विरोध कर रहा था, तो उसके विरुद्ध इसको कार्य करना पड़ रहा था। लेकिन अब तो इसका कोई विरोध भी नहीं होगा। ठीक है, मुक्त रूप से प्रसार होने दिया जाएगा। ठीक है ना, मैंने बताया ना कि जब भी कोई कार्य होता है तो किसी एक के लिए नेगेटिव होता है और एक के लिए पॉजिटिव होता है, समझ गए। अगर कार्य एक के लिए जीरो है तो दूसरे के लिए भी जीरो हो जाएगा। तो यदि किसी गैस को बिना उष्मा दिए इस प्रकार प्रसारित किया जाए कि विरोधी बल शून्य हो, इसके विरोध में कोई बल नहीं हो, तो इस प्रकार के प्रसार को स्वतंत्र प्रसार कहते हैं। तो देखो इस केस में क्या होगा, स्वतंत्र प्रसार के केस में डेल्टा क्यू जीरो, दी गई उष्मा जीरो, किया गया गैस द्वारा किया गया कार्य जीरो, और डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन जीरो। सब कुछ जीरो ही जीरो है, सब कुछ जीरो ही जीरो है। ठीक है, तो आप इस प्रकार एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आप चीज़ समझ जाओगे कि आखिर में है क्या ये। ठीक है, और न्यूमेरिकल लगभग इसी प्रकार का आता भी है, अगर पूछा जाएगा तो लगभग इसी प्रकार पूछा जाएगा। या फिर ऐसे दे सकते हैं कि भाई डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू इक्वल जीरो, तो बताइए ये किस प्रकार का मतलब है प्रक्रम, समदाबी है, स्वतंत्र प्रसार है, वो चक्री है, तो ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको बताना है। ये क्या है, गैस भरी हुई है, इसके एक साइड में गैस भरी हुई है और इसका आयतन कितना वी नॉट, ये वाले एरिया का भी आयतन कितना वी नॉट, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे क्या निर्वात है। ठीक है, ये क्या है, अवरोधी दीवार है, मतलब ये समझ सकते हो, उष्मारोधी मान लो। ठीक है, उष्मारोधी मतलब यहाँ से ना तो कोई गैस इस साइड जा रही है, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ये उष्मारोधी है, उष्मारोधी लिखा है मैंने। ठीक है, उष्मारोधी दीवार है। बहुत बार ऐसे होता है, मैंने लिखा उष्मारोधी है, मैं पढ़ इसको अवरोधी रहा हूँ। ठीक है, सुबह सुबह नींद खुलती नहीं अच्छे से। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये इस साइड का आयतन भी इतना कहता है, इस साइड का आयतन भी इतना कहता है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस दीवार को हटा देंगे। ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पहले क्या है, जब गैस थी तो गैस में इसका दाब पी नॉट है, आयतन वी नॉट है, और ये टी नॉट है। गैस का तो वैसे भी कोई आयतन होता नहीं है, जो पात्र होता है उसका आयतन ही गैस का आयतन होता है, आपको पता है। तो यदि उष्मारोधी दीवार को हटा दिया जाए तो गैस संपूर्ण पात्र में फैल जाती है। यदि उष्मारोधी दीवार को हटा दिया जाए तो गैस संपूर्ण पात्र फैल जाती है। अंतिम ताप तथा दाब ज्ञात करो, अंतिम ताप तथा दाब ज्ञात करो। अब क्या किया इन्होंने, इस उष्मारोधी दीवार को हटा दिया, इस दीवार को हटा दिया। इस दीवार को जैसे ही हटाया तो क्या होगा, सारी गैस यहाँ फैल जाएगी पूरे में। ठीक है, तो देखो क्या होगा, सारी गैस यहाँ पूरे में फैल जाएगी। तो देखो T1 की स्थिति में मैंने माना ताप कितना था, T नॉट था। ठीक है, लेकिन आपको पता गैस फैल जाएगी, लेकिन आपने ना तो कोई इस पे कार्य किया है, ना ही कुछ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है, ना ही कुछ उष्मा दी है, तो ताप में भी कुछ परिवर्तन कहाँ से होगा, ताप में भी कुछ परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका ताप वही रहेगा, ताप वो का वो वही रहेगा। ठीक है, मैंने माना दाब कितना है, स्टार्टिंग का P1 है और बाद में कितना हो गया P2। ठीक है, अब जो आयतन की कितना है V1, अपने को पता कितना था, V नॉट था, और V2 कितना हो गया, अब आयतन कितना 2 V नॉट हो गया, क्योंकि भाई गैस का तो क्या होता है, कोई आयतन होता नहीं है, जो पात्र का आयतन होता है वही गैस का आयतन, तो पात्र कितना हो गया, 2 V नॉट का हो गया, तो ये हो गया V2 इक्वल टू 2 V नॉट। ठीक है, तो अब आपको निकालना कि दाब क्या होगा, P1 और P2, ये P1 कितना दिया हुआ, P1 बराबर दिया हुआ है P नॉट, P2 आपको निकालना है। ठीक है, P1 बराबर P नॉट दिया हुआ है, P2 आपको निकालना है। तो अब क्या कंडीशन लगाओगे, तब आपको पता है, एक चीज़ सभी को पता है कि भले ही ताप समान है
जो आयतन है वो आयतन आपको पता हमेशा बढ़ेगा तो दाब घटेगा गैस के लिए। अगर गैस के लिए आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, लेकिन निकाले कैसे, क्या कंडीशन रखे? तो देखो गैस पात्र के अंदर ही है, कहीं जा नहीं रही, तो मोल पहले के मोल बराबर बाद के मोल, पहले के मोल बराबर बाद, यानी कि गैस के जो मोल है, कुल मोल, जो कुल गैस है वो तो कोई गायब नहीं हो रही, जो जितनी पहले थी उतनी को उतनी बाद में भी है। समझ गए? यानी कि क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि एन इनिशियल N1 ये मान लो N1 बराबर N2। भाई पहली स्थिति में जितने मोल थे उतने को उतने मोल दूसरी स्थिति में हो गए, क्योंकि गैस जितनी थी उतनी की उतनी है, ना तो कोई बाहर गई है, बाहर गई नहीं ना। तो N, अब देखो आपको पता फार्मूला PV = nRT, इससे लिख लो N बराबर क्या होगा, P1 V1 / R1 T1, यहाँ पर P2 V2 / R T2, R तो R ही होता है, कोई R1 R2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मान रख दो सभी के मान रख दो। P1 कितना है P0, V1 कितना है V0 R T0, P2 कितना है आपको निकालना है, V2 कितना है 2V0 R T2 कितना है वो भी T0। तो देखो R T0 से R T0 कैंसिल, ठीक है, V0 से V0 कैंसिल, तो P2 कितना आ रहा है P0/2, P2 कितना आ रहा है P0/2। तो मेरे को सीधा सा पता है, ऐसे भी अपन आइडिया लगा सकते हैं कि भाई आयतन दुगुना हुआ है तो दाब आधा हो जाएगा। हमेशा ऐसा होता है गैस में कि भाई अगर गैस का आयतन बढ़ता है तो दाब घट जाता है, अगर मुक्त रूप से प्रसार होता है ऐसे, ठीक है। अगर मुक्त रूप में अगर गैस का अपन क्या कर रहे हैं, आयतन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, दाब अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, दाब अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आयतन घट रहा होता तो दाब अपने आप बढ़ जाता है, दाब अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अपन ने बस यही कंडीशन दिखाई कि भाई इसमें एक ही कंडीशन लगा सकते हैं, क्या कि गैस के मोल क्या रहेंगे, संरक्षित रहेंगे, जितने मोल पहले थे उतने के उतने मोल बाद में भी रहेंगे। तो ये शर्त लगा के अपन ये निकाल दिया कि भाई आयतन दुगुना हुआ है तो दाब क्या होगा, आधा होगा, दाब क्या होगा, आधा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हीट इंजन। वैसे हीट इंजन अच्छा टॉपिक है और उससे एक आज क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ठीक है। अब देखो आ गया अपना टॉपिक उष्मा इंजन, हीट इंजन। इससे मोस्टली एक सवाल पक्का आने वाला है, ठीक है। उसको ध्यान से समझना और मैं भी आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। एक एक जो लाइन बोल रहा हूँ, यहाँ जो लिखा हुआ है वो ठीक है, हो सकता है कुछ मैं लाइन ऐसी भी बोलूँ जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, या फिर आप उसको याद नहीं रख सकते तो उसको साइड में लिख लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा इंजन क्या है, चक्रीय प्रक्रम प्रक्रिया पर आधारित यंत्र है। ऊष्मा इंजन किस पे आधारित है, चक्रीय प्रक्रम प्रक्रिया पर आधारित यंत्र है, ठीक है। मतलब ये चक्रीय प्रक्रम आपने पढ़ा था ना, ये स्टार्टिंग से उसी अवस्था में आ जाता है, ठीक है, जहाँ पे आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, जीरो, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन जीरो होता है, तो जो कि दी गई ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है। तो चक्रीय प्रक्रम आपने पढ़ा था ऐसे, उसमें क्या होता था, दी गई ऊष्मा कार्य में परिवर्तित होती थी और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होता था, जीरो, क्योंकि वो फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था पे आ जाता था। तो उसी पर आधारित उपकरण है, उसी मेथड पर आधारित उपकरण है। तो क्या है, ये चक्रीय प्रक्रम प्रक्रिया पर आधारित उपकरण है जो कि दी गई ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है, जो कि दी गई ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है। इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। इसमें क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। फिर डायग्राम अच्छे से देख लो, ये होता है एक स्रोत, ठीक है, जिसका ताप है T1। T1 किस में होगा, केल्विन में। T1 किस में होगा, केल्विन में, ठीक है। जब फॉर्मूले में भी T1 आएगा तो वहाँ आप किस में रखोगे, केल्विन में रखोगे, ठीक है। ये क्या है, सिंक है, जिसका ताप T2 और ये क्या करता है, ऊष्मा Q2 लेता है, ये ऊष्मा Q1 देता है, ठीक है। ये कुछ क्या है, कार्यकारी पदार्थ है,
ये क्या कार्यकारी पदार्थ है। कार्यकारी पदार्थ क्या करता है, इससे ऊष्मा लेता है, कार्य किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऊष्मा किसी कारणवश, घर्षण के कारण या किसी अन्य कारण के कारण निकल जाती है, वो उसको सिंक को मिल जाती है, वो इसको सिंक को मिल जाती है। देखो कैसे, चलिए समझते हैं अपन आराम से। स्रोत, ये उच्च ताप T1, स्रोत क्या है, इसका ताप हमेशा, स्रोत हमेशा हीट इंजन में उच्च ताप पर होगा, ये ध्यान रखना। स्रोत हमेशा उच्च ताप पर होगा, क्योंकि कंडीशन ये होती है कि भाई आपको ऊष्मा, जिस प्रकार धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है, उसी प्रकार ऊष्मा का प्रवाह या फ्लो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, यह ध्यान रखना। ऊष्मा एक प्रकार की ऊष्मीय धारा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ऊष्मा को एक प्रकार से ऊष्मीय धारा भी बोलते हैं, क्योंकि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है, कभी भी ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऐसे नहीं आएगी, ठीक है। तो ये उच्च ताप T1 तथा अनंत ऊष्माधारिता। अभी अनंत ऊष्माधारिता का मतलब ये है कि भाई इसको कितनी भी ऊष्मा दी जाए या फिर ये कितनी भी ऊष्मा अपने पास रख सकता है, उतनी ऊष्मा को धारण कर सकता है, समझ गए कि भाई इसकी कोई लिमिट नहीं है। भाई रियल में बोले तो किसी वस्तु को लिमिट होती है, जैसे कि भाई इसके अंदर ऊष्मा कितनी दे सकते हैं कि भाई 200 कैलोरी, 500 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 2000 कैलोरी, भाई एक लिमिट होती है। लेकिन ये कह रहा है कि इसकी ऊष्माधारिता अनंत है, मतलब ये कितनी भी ऊष्मा इसके अंदर रह सकती है, समझ गए ना। तो स्रोत क्या हुआ, स्रोत एक तो क्या उच्च ताप पर है, इसका ताप कितना T1 है, तथा अनंत ऊष्माधारिता की एक वस्तु है, समझ गए, जिससे नियत ताप T1 पर ऊष्मा Q1 ली जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जब इससे ऊष्मा Q1 लेंगे ना, तब भी इसका ताप T1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी ऊष्माधारिता बहुत ही अनंत है, ऊष्माधारिता अनंत है। इसके कारण क्या होता है कि कुछ घटनाक्रम ऐसा होता है कि इससे अपन ऊष्मा ले रहे हैं ना, फिर भी इसका तापमान T1 ही बना रहता है। तो जिससे नियत ताप T1 पर ऊष्मा Q1 ली जाती है, नियत ताप T1 पर ऊष्मा Q1 ली जाती है, ठीक है। जिस प्रकार अपन ने पढ़ा था विद्युत वाले चैप्टर में कि भाई बैटरी में वो विभवांतर नियत बना के रखता है, विभव नियत बना के रखता है, किसी आंतरिक जो केमिकल क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया, उनके कारण। तो उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ है जो क्या होता है, नियत ताप नियत रखते हुए भी इससे ऊष्मा Q1 ली जाती है। ताप T1 पर नियत रखते हुए भी ऊष्मा Q1 ली जाती है। तो यहाँ से ऊष्मा Q1 ली जाएगी, स्रोत से हमेशा ऊष्मा Q1 ली जाएगी और स्रोत हमेशा उच्च ताप पर होगा, ठीक है। अब बात आती है कार्यकारी पदार्थ की, अब बात आती है कार्यकारी पदार्थ की। तो ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि स्रोत से ऊष्मा लेकर कार्य करता है। कार्यकारी पदार्थ क्या करेगा, स्रोत से ऊष्मा Q1 लेगा और कार्य करेगा W। अब ये कार्यकारी पदार्थ में कुछ भी हो सकता है, कुछ मतलब ये समझ लो पेट्रोल हो सकता है, पानी हो सकता है, वाष्प हो सकता है, कुछ भी इसमें चीज़ भरा हुआ, कुछ भी, ठीक है। बस उससे अपने कोई मतलब नहीं, कुछ भी भरा हुआ है। इसका काम क्या है कार्यकारी पदार्थ का, स्रोत से ऊष्मा Q1 लेगा और उस ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करेगा, समझ गए। स्रोत से ऊष्मा Q1 लेगा और उस ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करेगा। ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि स्रोत से ऊष्मा लेकर कार्य करता है, स्रोत से ऊष्मा लेकर कार्य करता है, ठीक है। अब देखो, इसको ऊष्मा Q1 मिली, तो इसकी कोशिश तो पूरी की पूरी ये है कि इस पूरे के पूरे Q1 को ये कार्य के रूप में यूज में ले, पूरा जो Q1 मिला है उसको कार्य में परिवर्तित किया जाए, समझ गए। जो पूरा का पूरा Q1 मिला है उसको कार्य में परिवर्तित किया जाए। लेकिन होता क्या है, होता क्या है कि पूरा का पूरा कार्य में परिवर्तित नहीं हो पाता, कुछ न कुछ ऊष्मा घर्षण के कारण या किसी दूसरे किसी रीजन के कारण वो व्यर्थ चली जाती है, वो ऊष्मा व्यर्थ चली जाती है, समझ गए कि भाई जो इसको Q1 ऊष्मा कार्य करने के लिए दी गई थी, पूरी की पूरी Q1 कार्य में परिवर्तित नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कुछ ऊष्मा रह जाती है, कुछ ऊष्मा व्यर्थ हो जाती है, कुछ ऊष्मा तो उसको क्या करता है, ये सिंक लगा रहता है, वो क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। सिंक लगा रहता है, वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। सिंक इसके मतलब रियल में सिंक इसके चारों तरफ का एक लगा रहता है, एक वातावरण टाइप, माहौल टाइप होता है, ठीक है, जिसमें मतलब
जैसे कि ये ऐसे होगा, अंदर हीट इंजन होगा, ये कार्यकारी पदार्थ होगा और बाहर ऐसे सिंक होगा यहाँ पर। तो यहाँ से कुछ भी ऊष्मा मुक्त होगी तो सिंक को ले लेगा। सिंक क्या करेगा, उस ऊष्मा को ले लेगा। समझ गए? ऐसा होता है प्रक्रम। तो ये सिंक क्या करेगा, जो ऊष्मा मुक्त हुई, कि जो ऊष्मा कार्य में परिवर्तित नहीं हो पाई, ठीक है, किसी दूसरे फालतू की चीज में चली गई, वो Q2 उसको कौन लेगा, ये सिंक लेगा। और सिंक हमेशा क्या होगा, ये निम्न ताप T2। तो सिंक लेगा कब भाई, जब ऊष्मा लेगा कब, जब इसका खुद का ताप निम्न हो, ठीक है, क्योंकि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप वाला देता है और निम्न ताप वाला लेता है, ठीक है। तो ये निम्न ताप T2 और इसकी भी क्या होनी चाहिए, अनंत ऊष्मा धारिता होनी चाहिए, कि भाई इसको भी कितनी भी ऊष्मा दो, ये अपना ताप T2 पर ही बनाए रखता है। इसको कितनी भी ऊष्मा दी जाए अपना ताप T2 मेंटेन रखता है, और इससे कितनी भी ऊष्मा ली जाए इसका ताप T1 मेंटेन रखता है। समझ गए? कि स्रोत से कितनी भी, ये जो दोनों में मैंने लिखा है अनंत ऊष्मा धारिता, इनका मतलब यही है सिर्फ और सिर्फ कि भाई कितने भी ऊष्मा धारण कर सकते हैं, ठीक है। इनकी ऊष्मा धारिता की क्षमता बहुत ज़्यादा है। समझ गए? अब इसका इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये हुआ कि भाई इससे कितनी भी ऊष्मा लो, ये हमेशा अपना ताप T1 नियत बना के रखेगा, और इसको कितनी भी ऊष्मा दो, ये हमेशा अपना ताप T2 नियत बना के रखेगा। समझ गए? ये चीज़ें समझना जरूरी है। उसके बाद फॉर्मूला कुछ नहीं है, ठीक है, फॉर्मूले में कुछ नहीं है, वो क्या रहा है वो समझना जरूरी है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला 1/Q2/Q1। अगर ठीक है Q2/Q1 आप देखें, अगर सवाल की लैंग्वेज ही सिंपल है तो ठीक है, लेकिन अगर सवाल को अगर मैं घुमाना चाहूँगा तो आप इस फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे सवाल को। समझ गए? इस फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए चीज़ों को समझने में फोकस करो, ना कि यार अरे तो इसका तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, फालतू का इतना लंबा लेक्चर क्यों देखे, इसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो अब देखो सिंक क्या है, ये निम्न ताप T2 तथा अनंत ऊष्मा धारिता की एक वस्तु है जिसको नियत ताप T2 पर ऊष्मा Q2 दी जाती है। अब देखो सारी बात आपको समझ में आ गई। मैटर हो क्या रहा है, ये स्रोत क्या कर रहा है, ऊष्मा देगा, ये कोशिश करेगा कि पूरे के पूरे इस ऊष्मा जो मिली है उसको कार्य में परिवर्तित किया जाए, लेकिन पूरी की पूरी को परिवर्तित नहीं कर सकता किसी भी कारणवश। मैंने बताया ना, घर्षण वर्षण जैसी कोई भी चीज़ हो सकती है आसपास, ठीक है, जिसके कारण वो ऊष्मा वायुमंडल में चली जाती है। लेकिन चूंकि उसको वायुमंडल में नहीं जाने देके एक सिंक लगा रहता है, जो ऊष्मा फ्री होती है, हीट फ्री होती है, उसको एब्जॉर्व कर लेता है, उसको खींच लेता है। सिंक क्या कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये क्या करता है, Q1 ऊष्मा लेके मतलब Q2 ऊष्मा इसको मतलब देता है। ये तो मतलब वो ऊष्मा है जो मतलब व्यर्थ होने वाली होती है, लेकिन उसको ये T2 अपने पास ले लेता है, ठीक है। समझ गए? हाँ, तो अब देखो इस डायग्राम से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसमें अच्छे से माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये हमेशा उच्च ताप पर होगा, ये हमेशा निम्न ताप पर होगा। इसका तापमान T1 नियत रहेगा, इसका तापमान T2 नियत रहेगा। इससे ऊष्मा Q1 लेंगे, इसको ऊष्मा Q2 मिल जाएगी, ठीक है, इसको ऊष्मा Q2 मिल जाएगा। अपन इसको ऊष्मा दे नहीं रहे Q2, समझ गए। एक्चुअली में ये जो वातावरण में जो किसी कारणवश घर्षण वगैरह के कारणवश फ्री हो रही है ना, उसको ये ले रहा है, उसको ये ले रहा है, ठीक है। हाँ, ये उसको इकट्ठी कर रहा है, समझ गए। तो देखो अब आती है बात, सबसे जो सवाल बनता है वो बनता है ऊष्मा इंजन की दक्षता पर, ठीक है। लेकिन सवाल बनाने वाला कैसे भी बना सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। 4 सेंटेंस दे दिए, बताइए हीट इंजन में से क्या सही है। स्रोत हमेशा उच्च ताप T1 पर होता है, सिंक हमेशा निम्न ताप पर होता है। कुछ ऐसे सेंटेंस बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सवाल कैसे भी बन सकते हैं, समझ गए। और ये अध्ययन बोर्ड है, तो इसलिए जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लिया कीजिए। अब देखो ऊष्मा इंजन की दक्षता, अब देखो तो मैंने बताया था चक्रीय प्रक्रम में, आपको लास्ट में जब चक्रीय प्रक्रम वाला लेक्चर पढ़ा था, लास्ट में जाता था एक फॉर्मूला बताया था कि चक्रीय प्रक्रम की दक्षता क्या होती है, कि किया गया कार्य अपॉन केवल दी गई ऊष्मा। मैंने बताया था ना, केवल दी गई ऊष्मा का योग, जो बाहर निकल रही है उससे अपने कोई मतलब नहीं, केवल दी गई ऊष्मा का योग। तो यहाँ देखो किया गया कार्य मैंने माना W, ये कितना कार्य कर रहा है W, ऊष्मा इंजन की दक्षता यानी कि उसमें कितना कार्य किया है W, और दी गई ऊष्मा क्या है Q1। हमने कोई Q2 से कोई मतलब नहीं, ठीक है। दी गई ऊष्मा क्या है Q1, किया गया कार्य W और दी गई ऊष्मा Q1, ठीक है। तो अब देखो अब इस W को क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने इसको ऊष्मा क्या दी Q1 दी और Q2
बाहर निकल गई, ठीक है। तो यानी कि जो कितनी ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हुई, Q1 माइनस Q2। भाई W बराबर क्या होगा, यहाँ से आप देखोगे तो W बराबर क्या होगा, Q1 माइनस Q2। समझ गए, क्योंकि आपने Q1 दिया और Q2 बाहर निकल गया तो कार्य तो कितना W का होगा। अगर ये Q2 जीरो बाहर निकलता, वेस्टेज कितना होता, जीरो, वेस्टेज जीरो होता तो अपना पूरा का पूरा दिया गया Q1 किस में बदल जाता, W में। लेकिन यहाँ पे तो Q2 कुछ आ रहा है ना, ठीक है। तो ये W कार्य कुछ ना कुछ कम होगा, जो ऊष्मा दी गई है उसके बराबर नहीं होगे, थोड़ा सा कार्य कम होगा। समझ गए ना, क्योंकि अपन सारा का सारा जो Q1 दिया गया वो सारा का सारा कार्य में परिवर्तित नहीं हो रहा है, कुछ Q2 के रूप में सिंक को चला जा रहा है, ठीक है। तो किया गया कार्य अपन दी गई उसमें W अपॉन Q1, तो N इक्वल हो जाए Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो आपको फॉर्मूला ये याद नहीं रखना है, ये याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको यहाँ से समझना है बस, किया गया कार्य अपॉन दी गई ऊष्मा, किया गया कार्य अपॉन दी गई ऊष्मा, बस समझ गए। बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे आता है आपको, क्योंकि अभी तक सिंपल क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो मतलब ये पूछ लिया गया कि भाई यहाँ इसको सिंक को दी गई ऊष्मा इतनी है और स्रोत से ली गई ऊष्मा इतनी है, बताइए ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या है, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा 1 माइनस Q2 पर Q, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही सवाल दे दूँ कि भाई किस कार्यकारी पदार्थ द्वारा किया गया कार्य W और दी गई ऊष्मा Q1 है, तो बताओ दक्षता क्या होगी, फिर फंस जाओगे, ठीक है। तो कैसे भी घुमाया जा सकता है, इसलिए ये मेन फॉर्मूला है, इससे तो ये आया है। तो मेन बेसिक रूट, बेसिक चीज़ हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ये बेसिक है, किया गया कार्य अपॉन केवल दी गई ऊष्मा W अपॉन Q1, केवल दी गई ऊष्मा W अपॉन Q1, तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। इसमें तो कोई, और इसमें तो कोई वैसे भी भूलने वाली बात ही नहीं है। अगर एग्जाम में भूल जाओ 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 है, Q1 बाई Q2 है, तो हमेशा ध्यान रखना जो N का मान आएगा ना, N का मान दक्षता एफिशिएंसी, इसका मान हमेशा 1 से कम होगा। अगर आप उल्टा रख दोगे ना तो वो वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, समझ गए, वो वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, जो कि रॉन्ग होगा, ठीक है। इस N का मान हमेशा 1 से कम होगा। दक्षता हमेशा मैक्सिमम कितनी हो सकती है, N 1, और अगर परसेंटेज में निकालो तो 100 आएगा, 100 से गुणा करोगे तो, ठीक है। तो वैसे भी कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि ऊपर Q1 है या नीचे Q2 है, नीचे Q2 है ऊपर Q1 है, समझ गए। मेन फॉर्मूला तो ये है, और इसमें अगर कन्फ्यूज हो भी जाओ तो आपको पता है मान कितना आने वाला, 1 से छोटा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया अपना ऊष्मा इंजन। अभी इसमें थोड़ी सी चीज़ और बाकी है, उसको भी अपन करते हैं, देखिए आगे समझते हैं। तो देखो ऊष्मा इंजन की दक्षता आखिर में क्या हुई कि भाई कार्यकारी पदार्थ द्वारा किया गया कार्य, कौन करेगा कार्य, कार्यकारी पदार्थ द्वारा किया गया कार्य अपॉन स्रोत से ली गई ऊष्मा, ये भी बोल सकते हो, या फिर स्रोत द्वारा दी गई ऊष्मा, समझ गए, दोनों शब्दों में बोल सकते हो। कुल मिला के ऊष्मा कौन सी, जो स्रोत से आ रही है वो। भाई अगर आप बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, अगर ये जैसे कि ये जो कार्यकारी पदार्थ है वो बोलेगा तो वो क्या बोलेगा कि मैंने स्रोत से ऊष्मा ली है, और अगर यही बात अगर ये बोले स्रोत बोले तो ये क्या बोलेगा कि मैंने ऊष्मा दी है, लेकिन बात तो वही है, ठीक है। तो स्रोत से ली गई ऊष्मा वो भी मान सेम ही है, और स्रोत द्वारा दी गई ऊष्मा वो भी बात सेम ही है, ठीक है। कोई भी शब्द हम लोग किसी प्रकार से आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने दोनों प्रकार से लिख के आपको बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो चीज़ों में, ठीक है। क्योंकि हमेशा स्रोत से तो लेंगे और सिंक को देंगे, बस ये ध्यान रखना। जब स्रोत से तो ऊष्मा आएगी और सिंक को जाएगी, ठीक है। हाँ, अब ये कार्यकारी पदार्थ किया गया कार्य, तो ये क्या होगा भाई, जितनी स्रोत से ऊष्मा ली गई थी उसमें से जितनी सिंक को चली गई वो घटा दो, तो पीछे वाला क्या रह जाएगा, कार्य। भाई स्रोत से ली गई और उसमें से कितनी सिंक को दी, तो पीछे जो रहेगा वही तो क्या होगा, कार्य में परिवर्तित होगा, ठीक है, अपॉन स्रोत से ली गई ऊष्मा, ठीक है। तो आपको पता है स्रोत से ली गई कितनी थी, Q1 थी, फिर क्या कर दिया, Q2 सिंक को चली गई अपॉन Q1, तो ये क्या है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, वही बात वही है, ठीक है, जो मैंने पहले किया। मैंने इसको सिंपल शब्दों में लिखवा दिया ताकि सवाल किसी भी प्रकार से घुमा के पूछे, कैसी भी लैंग्वेज दे आप कर लो, कोई दिक्कत ना हो। अब देखो ये ध्यान रखना, हमेशा दक्षता हमेशा है ना, दक्षता इसकी ही नहीं, कभी भी लाइफ में आगे भी पढ़ो, हायर स्टडी भी करो,
कुछ भी करो, दक्षता हमेशा मैक्सिमम अधिकतम 1 हो सकती है या फिर 1 से कम। अधिकतम दक्षता कितनी होती है? 1 होती है। एफिशिएंसी हमेशा किसी भी चीज़ की, दुनिया में कोई भी चीज़ ले लो, उसकी एफिशिएंसी अधिकतम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, ठीक है, या फिर उससे बाकी चीज़ों में, बाकी केस में उससे कम, ठीक है। तो n क्या होगा? हमेशा या तो 1 के बराबर हो सकता है या फिर 1 से छोटा। n कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एक बात आती है आदर्श ऊष्मा इंजन। आदर्श ऊष्मा इंजन, तो देखो यदि इंजन स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊर्जा ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करे तो इसे आदर्श इंजन कहते हैं। यानी कि भाई ये स्रोत से क्या कर रहा है? Q1 ले रहा है, उस Q1 को पूरे को कार्य में चेंज कर दे और Q2 अपने को 0 मिले, पूरे को कार्य में बदल दिया तो Q2 कहाँ से आएगा? Q2 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो Q2 0 यानी कि W = Q1 तथा Q2 0। इसका मतलब क्या हुआ? दक्षता कितनी हो जाएगी? 1। जब आप क्या करोगे? Q2 बराबर 0 रखोगे, यहाँ देखो Q2 0 रख दो, यहाँ पर यहाँ 0 रखो, दक्षता कितनी आएगी? 1 आएगी। इसका मतलब इंजन की दक्षता कितनी होगी? 100% दक्षता। वो किसकी होगी? आदर्श ऊष्मा इंजन की। समझ गए? आदर्श ऊष्मा इंजन। लेकिन मैंने बताया कि आदर्श कुछ होता नहीं है, आइडियल कुछ भी होता नहीं है। फिजिक्स में अपन समझने के लिए रखते कि भाई ये आदर्श है, लेकिन आदर्श कुछ होता नहीं है, ठीक है। परंतु वास्तविकता में दक्षता क्या है? हमेशा अगर 1 लिखो, अगर ऐसे लिखो 1 तो 1, और अगर परसेंटेज में निकालना दक्षता तो इसको 100 से गुणा करना है बस। तो 1 का कितना हो गया? 100%। अगर मैं बोलूँगा दक्षता कितनी है? 0.75 है, तो उसको इसका परसेंटेज कितना होगा? 75%। 100 से गुणा करना है बस, ठीक है। अगर परसेंटेज में दक्षता पूछे तो वास्तविकता में क्या होगी? दक्षता हमेशा 1 या फिर 100% से कम होगी। समझ गए? अगर आपको पूछे कि आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता कितनी होगी, तो वो होगी हमेशा 1, और बाकी केस में हमेशा 1 से कम होगी, ठीक है। ये समझ गए? अब चलो 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब देखो करते हैं 2 न्यूमेरिकल, ठीक है। 2 में से चलिए अपन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बोल रहा है किसी ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ को दी गई ऊष्मा 100। देखो लैंग्वेज चेंज कर दी है, आपको लैंग्वेज चेंज, लेकिन आपने समझा है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने ना तो यहाँ पर सिंक लिखा ही नहीं कि स्रोत, सब कुछ लिखा ही नहीं। मैंने क्या लिखा है? किसी ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ को दी गई ऊष्मा 100। तो कार्यकारी पदार्थ को ऊष्मा देता कौन है? कौन देता है? स्रोत देता है, और स्रोत द्वारा दी गई ऊष्मा कितनी होती है? Q1। तो Q1 = 100 आपको दिया हुआ है। समझ गए? इसका मतलब कि भाई किसी ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ को दी गई ऊष्मा, तो कार्यकारी पदार्थ को देता कौन है? स्रोत देता है। कौन देता है? स्रोत। आप समझ रखा है तो लैंग्वेज में आपको कोई नहीं घुमा सकता बस। तो Q1 कितना? 100 तथा सिंक द्वारा ली गई ऊष्मा, तो सिंक को क्या मिलती है ऊष्मा? Q2, ठीक है। Q2 कितना है? 25 है। तो इंजन की दक्षता ज्ञात करो। तो देखो वैसे तो मैं अगर मैं सिंपली बताऊं तो इसकी इंजन की दक्षता 75% है। यार सीधा ही दिख गया। कैसे? भाई इसको 100 दिया, 100 में से 75 इसने कार्य के रूप में यूज में किया, और 25 इसने क्या किया? सिंक को दे दिया। तो दक्षता कितनी हुई? 75। फिर भी चलो फॉर्मूले से करते हैं। N1 - Q2/Q1, 1 ये कितना? Q2 25/100, 25/100 यानी कि 75/100, 75/100 यानी कि कितना आ गया? 0.75। अगर इसको n परसेंटेज में निकालोगे ये कितना हो गया? 75%। समझ गए? अगर मान लो आप गलती से यहाँ उल्टा लिख लेते, यहाँ पे 100/25 लिख लेते, तो क्या होगा? तो होता 1 - 4 - 3, तो आपको वैसे ही मालूम पड़ जाता। समझ गए? तो इसलिए इसमें कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है कि ऊपर Q2 Q1, वो तो वैसे भी आपको ध्यान होना चाहिए कि हमेशा n का मान क्या आएगा? <1 आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी याद रखो तो अच्छा है। समझ गए कि भाई 1 - Q2/Q1। Q2 क्या है? जो सिंक के पास जाता है, ठीक है, जो सिंक को मिल जाता है वो, और Q1 जो स्रोत से लिया जाता है। यानी कि मतलब स्रोत से तो अपन लेते हैं और कार्यकारी पदार्थ को देते हैं, ठीक है। अब आप एक ही बात को कई ढंग से बोल सकते हो, वही मैंने इसमें किया है। अब इसको भी मैं बहुत ज़्यादा घुमा के भी दे सकता था, और भी ज़्यादा लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो डायग्राम जो मैंने आपको पहले बताया वो समझ गए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। कौन देता है कौन लेता है, भाई जैसे कि मैं और आप है, ठीक है, तो इस बात को 2 शब्दों में कह सकते हैं कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ,
मैं बोलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, और अगर आप बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, सर हम लेक्चर ले रहे हैं। लेकिन बात तो वही है, आधा पता तो किसका हो रहा है, लेक्चर का हो रहा है। समझ रहे हो, मात्रा तो वही है। ठीक है कि भाई मैंने 2 घंटे लेक्चर दिया, आप बोलोगे सर हमने 2 घंटे लिया, है तो वो 2 घंटे वाला ही। ठीक है, तो मात्रा तो वही है, समझ गए, सिर्फ लैंग्वेज अलग अलग होती है, तो उनसे आपको घबराना नहीं है। अब देखो, किसी ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ, ये सवाल मस्त है, किसी ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ को दी गई ऊष्मा का मान कैलोरी में ज्ञात करो। ये बोल रहा है किसी ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ को दी गई ऊष्मा, तो कार्यकारी पदार्थ को ऊष्मा देता कौन है, स्रोत देता है। तो Q1 आपको निकालना है। Q1 क्या करना है, निकालना है। मान किस में निकालना है, कैलोरी में ज्ञात करो। यदि इंजन की दक्षता कितनी है, 50%, यानी कि इंजन का परसेंटेज कितना है, दक्षता दी हुई है 50%। तो ये प्रतिशत में 50 है, तो रियल में कितना होगा, n बराबर 1/2। समझ गए भाई, जब किसी को प्रतिशत में बदलना हो 100 से गुणा, और अगर प्रतिशत हटाना हो तो उसकी से क्या लिख लेते हैं, 1/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। पता किया गया कार्य क्या है, 420 जूल, यानी कि वर्क कितना है, 420 जूल। अब चूंकि आपको निकालना किस में, कैलोरी में, तो उसको जूल को बदल लो, किस में चेंज कर लो, कैलोरी में। 420/4.2, ये आएगा कितना, 100 कैलोरी, 100 कैलोरी। ठीक है, तो कार्य कितना हुआ, 100 कैलोरी। अब आपको पता दक्षता क्या होती है, n बराबर किया गया कार्य अपॉन ली गई उष्मा, किससे, स्रोत से ली गई उष्मा भी बोल सकते हो, या फिर कार्यकारी पदार्थ को दी गई उष्मा, कुछ भी बोल सकते हो, ये होता है। अब आपको निकालना क्या है, Q1 निकालना है, तो Q1 बराबर क्या होगा, W कितना 100, n कितना 1/2, ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 200। समझ गए, तो Q1 कितना आएगा 200 कैलोरी। इसका मतलब क्या है, Q1 200 कैलोरी दे रहा है, ये कार्य कितना कर रहा है, 100 कैलोरी। तो इसका मतलब दक्षता कितनी, आधी हुई। सिंपल सा दिख रहा है ना कि भाई Q1 अपन ने 200 लिया और कार्य कितने का किया, 100 का किया, तो दक्षता कितनी हुई, आधी, 50%। अगर मैं 200 लेके पूरा 200 का मैं कार्य करता तो मेरी दक्षता कितनी होती, 100%। अगर मैं 200 लेके 50 का करता कार्य तो होती क्या होती, 1/4, 0.25, या फिर परसेंट में लिखो तो 25%। अगर मैं 150 का करता कार्य तो 75% का, समझ गए, यानी कि 0% पे। तो अब सर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अब फिर आगे पढ़ना अपने को रेफ्रिजरेटर, यानी कि शीतलक वाला। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ते हैं रेफ्रिजरेटर। क्या पढ़ते हैं, रेफ्रिजरेटर या ऊष्मा पंप या और शीतक। ये वैसे टॉपिक, इस टॉपिक से ना तो सवाल 2016 में पूछा गया है, ना 2018 में पूछा गया है, और जहाँ तक मुझे लगता है इस बार भी नहीं पूछा जाएगा। इस टॉपिक के सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि ये टॉपिक सिलेबस में है इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। मेरा मानना तो है कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अध्ययन बोर्ड है, ठीक है, उसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मोस्टली इससे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन चूंकि सिलेबस में है इसलिए समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। एक बार बता दूं पहले ही, इसको आप उससे हीट इंजन से लिंक मत करना, क्योंकि हीट इंजन का बिल्कुल उल्टा है, लेकिन थोड़ा लिंक करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ज़्यादा लिंक नहीं करने का, क्योंकि इसमें एक उल्टा प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, लिंक कर लिया तो फिर वो मिक्सअप हो जाएगा, हीट इंजन और प्रशीतक, जबकि ये तो पूछने ही नहीं वाला है, जबकि वो पूछने वाला है वो भी भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए याद देखो, सारी चीज़ें भूल के जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। इसने 2 नाम दिए, एक तो प्रशीतक बोल सकते हैं या फिर ऊष्मा पंप बोल सकते हैं, प्रशीतक या ऊष्मा पंप। तो देखो, प्रशीतक और ऊष्मा पंप में वैसे थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, लेकिन लगभग चीज़ अपन एक ही मान सकते हैं, क्योंकि इस प्रशीतक को ऊष्मा पंप क्यों मान सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है, प्रशीतक ये ऊष्मा इंजन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। प्रशीतक क्या करता है, ऊष्मा इंजन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। बस ये लाइन याद रख लो, ऊष्मा इंजन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, ऊष्मा इंजन में क्या होता था, Q1 ऐसे आता था, Q2 ऐसे आता था, या उल्टा है, बस इतना। ठीक है, फिर उसके बाद की चीज़ें लिंक नहीं करने का।
अब देखो कार्य विधि क्या होगी। ये है सिंक जिसका ताप क्या है T2 है, ये स्रोत जिसका ताप T1 है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, स्रोत T1 क्या होगा उच्च ताप पर ही होगा और सिंक T2 क्या होगा निम्न ताप पर ही होगा, ठीक है। अब देखो कार्य विधि क्या है, कार्यकारी पदार्थ। तो कार्यकारी पदार्थ क्या क्या लगी यहाँ पर काम में, द्रव अमोनिया या फिर ये जो अपन रेफ्रिजरेटर में गैस काम में लेते हैं वो वाली कौन सी, फ्रीऑन, कौन सी फ्रीऑन, यानी कि ये अपने वही काम आती है, शीतलक के रूप में काम आती है गैस, कौन सी गैस ये फ्रीऑन या फिर द्रव अमोनिया, ठीक है। और भी कोई भी गैस जो शीतलक के रूप में काम में आती है वो अपन कार्यकारी पदार्थ के रूप में यूज में कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्यकारी पदार्थ निम्न ताप T2 पर सिंक से उष्मा Q2 लेता है। कार्यकारी पदार्थ निम्न ताप T2 पर सिंक से उष्मा Q2 लेता है, समझ गए। अब ये क्या है, कार्यकारी पदार्थ किस पर है, निम्न ताप पर है। कार्यकारी पदार्थ निम्न ताप पर नहीं, ये सिंक, ठीक है। कार्यकारी पदार्थ निम्न ताप T2 पर सिंक से उष्मा Q2 लेता है। सिंक क्या है, निम्न ताप पर होगा। ये तो हमेशा उसमें भी अपने ये निम्न ताप पर ही था, ठीक है, और यहाँ पर ये निम्न ताप पर ही रहेगा, ठीक है। सिंक T2 किस पे, निम्न ताप पर, उससे क्या करता है उष्मा लेता है। तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि भाई उष्मा कभी भी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर नहीं जाती। वो बात कब सही है, अपने खुद से, यानी कि उष्मा सेल्फ खुद से, बिना किसी बाहरी फोर्स के या फिर बिना किसी चीज़ के खुद से, मतलब उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, मतलब निम्न ताप से उच्च ताप की ओर नहीं जाती। और ये नॉर्मली जैसे कि ये ताप T1 है, ताप T2 है, तो उष्मा ताप T1 से T2 जाएगी नॉर्मली, अगर कोई भी बाहरी फोर्स ना हो, ठीक है, कोई भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाए, तो सामान्यतः उष्मा T1 से T2 की ओर फ्लो होगी। लेकिन आपको अगर यदि T2 से T1 की ओर फ्लो करवाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए क्या करोगे, कुछ ना कुछ बाहरी फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बाहरी कारक यूज करना पड़ेगा। सेम ऐसी चीज़ है जैसे कोई ढाल है, ठीक है, ये ढाल है। अब पानी अगर यहाँ है, पानी यहाँ है, तो इस पानी को यहाँ छोड़ोगे, यहाँ रख दिया, तो पानी सीधा कहाँ आएगा, नॉर्मली ऐसे आएगा, नीचे आएगा, उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर आएगा। लेकिन आपने यहाँ पर पानी को रख दिया, इसको ऊपर भेजना है तो सामान्य तो जाएगा नहीं, लेकिन आप अगर इसको फोर्स लगाओ या कुछ भाई मोटर लगा दो, वाटर पंप लगा दो, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी इसको प्रशीतक को एक टाइप से उष्मा पंप भी बोलते हैं, क्योंकि अपन क्या करते हैं, यहाँ जो इसकी इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हैं कि भाई ये निम्न ताप पर है तो ये उष्मा देगा नहीं, लेकिन फिर भी अपन इससे ले रहे हैं, समझ गए। तो कार्यकारी पदार्थ निम्न ताप T2 पर सिंक से उष्मा Q2 लेता है। ये क्या करेगा, सिंक से उष्मा Q2 लेगा, क्या करेगा, सिंक से उष्मा Q2 लेगा। अब किसी बाहरी कारक द्वारा कार्यकारी पदार्थ पर W कार्य किया जाता है। उसमें क्या था आपने, एक तो मैं खुद बोल रहा हूँ लिंक नहीं करना, फिर मैं लिंक करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, चलो लिंक कर लो थोड़ा बहुत। उसमें अपन क्या कर रहे थे, ताकि वो भी अच्छे से याद हो जाएगा कि वो कार्यकारी पदार्थ खुद कार्य कर रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा है, किसी बाहरी कारक द्वारा कार्यकारी पदार्थ पर कार्य किया जाता है, पदार्थ पर कार्य किया जाता है, ठीक है। किसी बाहरी कारक द्वारा कार्यकारी पदार्थ पर कार्य किया जाता है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर अपन इसको दे रहे थे, लेकिन यहाँ ले रहे हैं, वहाँ पर इस पर का मतलब ये कार्य कर रहा था, ये कार्य कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इस पर कार्य किया जा रहा है, किसी बाहरी कारक द्वारा, किसी बाहरी कारक द्वारा कार्यकारी पदार्थ W, कार्यकारी पदार्थ पर W कार्य किया जाता है, समझ गए। तथा मुक्त हुई उष्मा Q1, तथा मुक्त हुई उष्मा Q1 T1 उच्च ताप वाले स्रोत वातावरण को दी जाती है। अब क्या होगा, इस पर कार्य किया जाएगा W, यहाँ से मिली Q2, इस पर कार्य किया गया W, तो इस पूरे जो घटनाक्रम होगा उसमें क्या होगा, कुछ उष्मा मुक्त होगी Q1, कुछ उष्मा मुक्त होगी Q1। वो Q1 क्या होगा, ताप T1 वाले उच्च ताप वाले स्रोत को दे दी जाएगी। अब ये स्रोत किसका काम करेगा, वातावरण का काम करेगा, वातावरण को दी जाती है। अब क्या होगा, अतः बाहरी कारक के कार्य करने से उष्मा ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ पहुंचती है।
अब इस केस में क्या हो रहा है, चूँकि बाहरी कारक इसमें आ गया इसलिए ऊष्मा क्या पहुंच रही है, ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ पहुंच। सामान्यतः कोई ज़बरदस्ती नहीं करे तो ऊष्मा गर्म से ठंडी की ओर जाती है, लेकिन यहाँ पर ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ पहुंचती है तथा ठंडी वस्तु और ठंडी हो जाती है। प्रशीतक इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अपने घर पे जो फ्रिज है ना, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। समझ गए? अपने फ्रिज में गैस होती है, उस गैस पर बाहरी कारक द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, अपन फ्रिज के अंदर जो भी रखते हैं वो अपनी ऊष्मा त्यागता है और कहाँ जाती है, वातावरण को। वातावरण मतलब स्रोत एक टाइप से। अभी क्योंकि यहाँ पे उल्टा प्रोसेस हो गया ना, एक्चुअली स्रोत क्या करता है, रियल में तो देता है, यहाँ पे उल्टा प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो स्रोत यानी कि वातावरण को दी जाती है, यानी कि इस फ्रिज में जो वस्तु रखी है, ठीक है, उससे ऊष्मा निकल कर कहाँ जाती है, वातावरण को जाती है। तो इसीलिए फ्रिज में रखी वस्तु ठंडी हो जाती है, फ्रिज का टेम्परेचर डाउन चला जाता है। समझ गए? तो यही इस प्रशीतक का सिद्धांत है। प्रशीतक इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। समझ गए? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको पढ़ लो, समझ लो, लेकिन ज़्यादा उससे लिंक मत करना, नहीं तो क्या हो क्या जाएगा कि चीज़ें मिक्सअप हो जाएगी, चीज़ें मिक्सअप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उल्टा हो रहा है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस उसका उल्टा है, उसका उल्टा है। ठीक है, क्योंकि रियल में तो कभी भी देखो, जहाँ पर भी शब्द स्रोत आता है ना, स्रोत हमेशा क्या करता है, कुछ ना कुछ देता है, और सिंक क्या करता है, कुछ ना कुछ लेता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, सिंक दे रहा है, स्रोत ले रहा है। यहाँ पे स्रोत क्या है, वातावरण है। या कि अपना अगर इस फ्रिज को माने, मैं अंगुली इसलिए कर रहा हूँ कि यह फ्रिज है मेरे सामने। ठीक है, तो इस वातावरण को पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये प्रशीतक कार्य करता है। इसमें भी कुछ एक दो चीज़ें आती है, वो और पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो प्रशीतक की शीतलन क्षमता, एक होती है प्रशीतक की शीतलन क्षमता, जिसको बोलते हैं निस्पंदन गुणांक भी बोलते हैं, कार्य गुणांक भी बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एल्पा। एल्पा क्या होता है, ठंडी वस्तु से ली गई ऊष्मा अपन किया गया कार्य। ठंडी वस्तु से ली गई ऊष्मा कितनी है, Q2 अपॉन W। तो एल्पा बराबर आ जाता है W बराबर अपॉन W की जगह लिखते हैं Q1 माइनस Q2। कारण क्योंकि भाई Q2 प्लस W दोनों की ऊर्जा मिलके किसके बराबर हो जाता है, Q1 के बराबर। ठीक है, तो ये बन जाता है, अगर ऐसा लिख दो Q1 बराबर Q2 प्लस W, तो W बराबर क्या होगा, Q1 माइनस Q2। ठीक है, एक आता है आदर्श प्रशीतक। क्या होता है आदर्श प्रशीतक? आदर्श प्रशीतक वह होता है जो किसी बाहरी कारक के कार्य के बिना ही ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ ले जाए। अब देखो, मैंने बताया ना कि ऊष्मा नॉर्मली ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं जाएगी, हमेशा ऊष्मा सामान्यतः गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाएगी। लेकिन कोई बाहरी कारक आ जाए, बाहरी फोर्स आ जाए, बाहरी चीज़ आ जाए, ज़बरदस्ती कर दे, तो फिर वो बात हो जाती है। तो ये कह रहा है कि भाई आदर्श प्रशीतक वो होता है जो किसी बाहरी कारक के कार्य के बिना, कि यदि कोई बाहरी कारक का कार्य नहीं हो, उसके बिना ही ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ ले जाए, तो उसको बोलेंगे आदर्श प्रशीतक। तो उस केस में क्या होगा, W बराबर 0, बाहरी कारक का कार्य क्या होगा, W बराबर 0। W बराबर 0 यानी कि Q1 बराबर Q2 हो जाएगा। Q1 माइनस Q2 0 रखोगे तो Q1 बराबर Q2। इसका मतलब अब यहाँ 0 रखोगे, Q2 बाय 0, तो कितना आएगा, एल्फा बराबर इन्फिनिट। Q2 बटा 0 यानी कि एल्फा बराबर इन्फिनिट, यानी कि आदर्श जो प्रशीतक है उसकी शीतलन क्षमता होती है इन्फिनिट। आदर्श प्रशीतक की शीतलन क्षमता होती है इनफाइनाइट। समझ गए? वो कितनी होगी, इनफाइनाइट। आदर्श प्रशीतक की शीतलन क्षमता इनफाइनाइट होगी। तो ये हो जाता है। अब एक होता है दक्षता व प्रशीतक गुणांक में संबंध। तो ये फॉर्मूला याद रखना, याद तो क्या देख लो, मतलब ज़्यादा मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इससे क्वेश्चंस, मतलब सिर्फ इसमें ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम जिसमें ये टॉपिक रहता जरूर है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ठीक है, सामान्य क्वेश्चन किससे आते हैं, हीट इंजन से ही आते हैं। लेकिन फार्मूला याद रख लेना, एल्फा इज इक्वल 1 माइनस एन अपॉन एन। एन क्या है, दक्षता है, और एल्फा क्या है, प्रशीतन गुणांक। एन का मान अपने 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन एल्फा का मान 1 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, एल्फा का मान देखो यहाँ पर कितना आया है, इनफिनिट भी आया है। किसके लिए, जब ये प्रशीतक क्या हो, आइडियल हो। समझ गए? ये फार्मूला देख लेना। ठीक है, एल्फा इज इक्वल 1 माइनस एन अपॉन एन। वैसे तो इसको क्या बोलते हैं, ईटा बोलते हैं वगैरह। ठीक है, कल अपन वाई बोल रहे थे, इसको क्या बोलते हैं, मतलब चीज़ें तो गामा वगैरह वो चीज़ चलती रहती है, अल्फा बीटा गामा, बहुत सारे सिंबल जैसे के बोलते हैं, के को बोलते हैं कापा। ठीक है, लेकिन खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने को
कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। हीट इंजन सबसे इंपॉर्टेंट था आज का, ठीक है। इसको भी खैर देखना तो ही है, समझना तो ही है, लेकिन ज़्यादा इस पर ज़्यादा इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बताया है बस वो ध्यान रख लें, वो काफ़ी है। अब कल एक आखिरी लेक्चर जिसमें अपन पढ़ेंगे कार्नो इंजन, उससे सवाल 100% फिक्स है, उससे सवाल 100% फिक्स है, ठीक है। तो कार्नो इंजन कल वाले एक चैप्टर पढ़ेंगे, जो आखिरी लेक्चर होगा अपने इस क्लास का, जो अपने जो चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा वो, ठीक है। उसके बाद ये पूरा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।